हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मोटिवेटेड रहिए इस टाइम पे। अब कुछ ही टाइम रह गया आपके एग्ज़ाम्स को। हर डे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, बहुत प्लान तरीके से पढ़ाई करो। अच्छा, अभी तक मैंने बहुत क्लासेस डाल दी हुई हैं। ये शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस है जो आपको बहुत आसानी रहेगी रिवाइज करने में। और एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन ये है कि ये जो अगस्त में जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं वो भी देख सकते हैं, और जिनके नवंबर में एग्जाम्स हैं वो भी देख सकते हैं इन क्लासेस को। ठीक है, ये क्लास देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बाद आप आईसीए के जितने भी मटेरियल में क्वेश्चन दिए आप उनको करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। आज मेरे को ये बहुत बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर टीडीएस के ऊपर भी कुछ ऐसी ही कुछ 2 से 3 क्लासेस डाल दो ताकि हमें रिवाइज करने में आसानी होगी। तो ये टीडीएस का टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो टीडीएस में क्या काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस हैं, जो हर सेक्शन बोलता है कि आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करना है। अब टीडीएस होता क्या है, बेसिकली होता है, आप ऐसा समझ लो, गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम निकाली है, उसने कहा कि आप हमें जिस टाइम पे आप अर्न कर रहे हैं आप उसी टाइम पे हमें टैक्स दे दो। अगर आपने ज़्यादा आपका टैक्स कटा होगा तो जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे तो आप अपना एक्सेस जो आपका टैक्स कटा होगा उसका रिफंड ले सकते हो। उसी तरह पहला सेक्शन आता है सेक्शन 192 जो बात करता है सैलरीज की। सैलरीज की बात करता है, कहता है कि जो भी एक एम्प्लॉई है जब उसको सैलरी मिलेगी तो आपको टीडीएस काटना है। किसको काटना है? एम्प्लॉयर को काटना है। यानी अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी अगर सैलरी जो है टैक्सेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो वो अपने एम्प्लॉयर जो होगा उस एम्प्लॉय का टीडीएस काटेगा। और एम्प्लॉय जब अपनी रिटर्न भरेगा तो अगर एक्सेस कटा होगा तो वो रिफंड ले सकता है। अगर कम टीडीएस कटा होगा तो वो एक्सेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा के अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अब इसमें जो पेयर है, मतलब जो पे कर रहा है वो कोई भी हो सकता है इंसान, वो कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है। और जो पेई है, जिसको पैसा मिल रहा है, वो एम्प्लॉय होना जरूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। और इसमें जो रेट है, इसमें कोई फिक्स रेट नहीं है 10% 20%। इसमें जो इंडिविजुअल का स्लैब रेट होगा उसको साल के स्टार्टिंग में एक एम्प्लॉयर टोटल कैलकुलेट कर लेगा एस्टिमेटेड बेसिस में कि अगर इस बंदे की इनकम 10 लाख है तो अगर इस इंडिविजुअल का अगर टैक्स 1,50,000 बनता है तो वो 150 को डिवाइडेड बाई 12 करेगा। जितना भी टैक्स अमाउंट बनेगा वो पर मंथ इतना उतना टैक्स काटेगा। सेक्शन 192 में सोच रहा हूँ बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। हम आगे चलते हैं अगले सेक्शन में जो कहता है सेक्शन 192 है, जो कहता है प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब काफी बच्चे कहते हैं सर प्रोविडेंट फंड का अमाउंट तो एग्जम्प्ट होता है जब हमें मिलता है। ये कौन सा प्री मेच्योर विड्रॉल है? बड़ी बार क्या होता है, आप प्रोविडेंट फंड में क्या एक लिमिट है कि आपको 5 साल के लिए कॉन्टिन्यूस जॉब करनी जरूरी है। अब कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो 5 साल काम किए बिना पहले ही 3 साल बाद ही अपना प्रोविडेंट फंड विड्रॉ कर ले, तो उस केस में क्या होता है, जो टीडीएस आपको टैक्सेबिलिटी की बात आती है उस पीएफ के ऊपर टैक्स करता है। ठीक है, इसमें भी अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उसका पीएफ वगैरह जमा करवाता है और एम्प्लॉय ने क्या किया, वो प्री मेच्योर विड्रॉल कर दिया, तो जितना भी वो प्री मेच्योर विड्रॉल करेगा उसका 10% उस पर टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस का टाइम क्या होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब जिस टाइम पे आप विड्रॉ उसको पेमेंट कर रहे होगे पीएफ की, उस टाइम पे टीडीएस कटेगा। और इसमें एक मेन चीज ये याद करने वाली है कि अगर आपका जो पीएफ का अमाउंट है अगर वो 50,000 से कम होगा तो आपको सेक्शन 192A नहीं लगेगा, यानी 50,000 से ज्यादा अमाउंट होना चाहिए प्री मेच्योर विड्रॉल के लिए। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन में चलते हैं जो है सेक्शन 193 जो कहता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। यानी जो भी कोई डिबेंचर्स हैं, कोई बॉन्ड्स हैं, कोई जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, अगर कोई कंपनी इशू करती है तो क्या वो जो इंटरेस्ट पे कर रही है उस पर टीडीएस कटेगा? वही पढ़ते हैं। कहता है पेयर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, यानी एक इंडिविजुअल भी कोई सिक्योरिटीज इशू कर सकता है। ठीक है, और बट जो पे होएगा वो यहाँ पे ये याद रखना है कि वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और रेट ऑफ टीडीएस क्या है? वो 10% है। और टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन क्या होगा? इसमें क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब अगर मैंने बुक्स में क्रेडिट कर दिया उसको या मैंने एक्सपेंस अपनी बुक्स में उसको डेबिट कर दिया तो उस टाइम पे ही मेरी टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, या मैंने अगर पेमेंट पहले एडवांस में कर दी तो मेरी आ जाएगी, यानी विच एवर इज अर्लियर है। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। वो क्या है? कहता नो टीडीएस अगर जो अमाउंट है वो क्या है, वो किस नेचर का है, वो नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स है। यानी अगर कोई नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स इशू किए और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो टीडीएस की इंप्लीकेशन नहीं आएगी। या कोई 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट है, उसको अगर वो इशू किए तो भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। या कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की है तो भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं आएगी। बट इसमें ये बात जरूरी है, इट मे बी नोटेड दैट इंटरेस्ट हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स या 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स इफ सच इंटरेस्ट एक्सीड्स ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अगर 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है और ये पर्टिकुलर बॉन्ड्स हैं तो आपको टीडीएस की इंप्लीकेशन आएगी।
और लास्ट पॉइंट ये पढ़ लो कि कोई भी डिबेंचर अगर कोई पब्लिक कंपनी इशू कर रही है, किसको इशू कर रही है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को इशू कर रही है, और उसका अमाउंट अगर 5,000 से ज्यादा नहीं है तो भी टीडीएस की इंप्लीकेशन नहीं आएगी। यानी ये ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे टीडीएस की इंप्लीकेशन नहीं आएगी। बाकी पे जो भी अगर आप कोई इशू करते हो बॉन्ड्स वगैरह, या प्राइवेट कंपनी अगर कोई डिबेंचर इशू कर रही है उस पर इंटरेस्ट दे रही है तो टीडीएस की इंप्लीकेशन आएगी। अब हम अगली बात करते हैं सेक्शन 194A, जो कहता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। यानी अगर कोई लोन दी है उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, या अगर कोई ऐसे पार्टनरशिप फर्म अगर कोई कैपिटल अपनी उस पर इंटरेस्ट देता तो क्या टीडीएस की इंप्लीकेशन आएंगी। यहाँ पे ये वो सब बातें होती हैं। कहता है यहाँ पे पेयर कौन हो सकता है, कहता है ये सेक्शन किसको लगता है, कहता है ये सेक्शन हर उसको लगता है बट इंडिविजुअल और एचयूएफ को नहीं लगेगा। बट उन इंडिविजुअल और एचयूएफ को लगेगा जिनकी टर्नओवर अगर वो बिजनेस है तो 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज्यादा है। यानी अगर 44AB वाले केसेस हैं, और अगर बाकी जितने भी अदर देन ये इंडिविजुअल और एचयूएफ है उन सब पेयर्स को सेक्शन 194A की इंप्लीकेशन लगेंगे। ठीक है, और पेई कौन होगा, वो रेजिडेंट पर्सन हो सकता है। रेट ऑफ टीडीएस क्या है, 10% है, और किस टाइम पे काटना है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर अर्लियर। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194A कब होगी, कहता है कब हम कहेंगे कि आपको टीडीएस 194A काटने की जरूरत नहीं है, तब काटने की जरूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। अगर जो एग्रीगेट अमाउंट है वो ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 5,000, मतलब अगर 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बट कहीं कहीं लिमिट जो है 40,000 है। वो कहाँ कहाँ है, वो इन 3 केसेस में लिमिट 40,000 है इंटरेस्ट की। कहता अगर तो आपका बैंकिंग कंपनी के पास कोई डिपॉजिट पड़ा, यानी अगर आपकी किसी कोई बैंक में एफडी है और उसका एफडी का इंटरेस्ट जो एक पर्टिकुलर बैंक का, मतलब अगर जेके बैंक का पूरे इंडिया की जितनी ब्रांचेस है उसमें अगर आपको इंटरेस्ट साल का 40,000 से कम है तो टीडीएस की इंप्लीकेशन नहीं आएगी। या कोई आपकी टाइम डिपॉजिट बैंक है, कोई आपने रेकरिंग करवाई है तो भी नहीं लगेगा, या कोई आपने कोई पोस्ट ऑफिस में किसी नोटिफाइड स्कीम में पैसा लगाया है। बट अगर वो इन 1, 2, 3 में अगर वो जो इंडिविजुअल है अगर वो सीनियर सिटीजन होगा तो 40,000 की जगह लिमिट जो है वो 50,000 है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद कहता है कि और कौन कौन से केसेस है जहां पे टीडीएस की इंप्लीकेशन नहीं आएगी। कहता है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है तब भी टीडीएस की इंप्लीकेशन नहीं आएंगी। ठीक है, अगर कोई इनकम जो है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को दे रही है तब भी नहीं आएगी। या अगर कोई इंटरेस्ट जो है कौन सी एंटिटीज दे रही है, यानी अगर कोई बैंकिंग कंपनी को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है या बैंकिंग कंपनी इंटरेस्ट दे रही है तब भी टीडीएस की इंप्लीकेशन नहीं आएगी। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है तब भी नहीं आएगी। अगर एलआईसी है तब भी नहीं आएगी। अगर कोई कंपनी से कोऑपरेटिव सोसाइटी है तब भी नहीं आएगी। और अगर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है तब भी नहीं आएगी। तो यानी हमने इसमें क्या बात की, हमने सेक्शन 194A में कहा कि कब कब टीडीएस इंटरेस्ट पे कटेगा और कब कब नहीं कटेगा। और इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर पेयर है तो वो उनको तब उनके ऊपर लायबिलिटी आएगी अगर वो टैक्स ऑडिट का केस है। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करते हैं अगले सेक्शन की। ये लास्ट सेक्शन है आज की क्लास का, ये 2 सेक्शन को मैंने इकट्ठे पढ़ा रहा हूँ। सेक्शन 194B और 194BB। 194B कहता है लॉटरीज की बात करता है, क्रॉसवर्ड की बात करता है, पजल्स की बात करता है, कार्ड गेम्स की बात करता है, जैसे केबीसी वगैरह, वो सब इसमें आ जाएंगे। या अगर कोई किसी को हॉर्स रेस वगैरह से विनिंग हुई है तो वो 194BB में आ जाएगा। पेयर कौन हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, कोई भी होना चाहिए। इसमें कोई 44AB वगैरह का केस नहीं है, इसमें सब लोग कवर है। ठीक है, और पेई कौन हो सकता है, वो भी कोई भी पर्सन हो सकता है। यहाँ पे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की बात नहीं है। रेट क्या, फ्लैट 30% कटेगा। ठीक है, बट इसमें एक लिमिट है कि जो अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। यानी अगर आपका विनिंग्स का अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस की इंप्लीकेशंस की बात नहीं आएगी। ठीक है, विद दिस फ्रेंड्स मैं आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई। ये बहुत एक क्रिस्प क्लास है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे मेन टॉपिक्स एक कवर कर दिए। इसके बाद शायद 2 क्लासेस और डलेंगी। इन 2 क्लासेस के बाद हमारा टीडीएस खत्म हो जाएगा। टीसीएस की क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। फ्रेंड्स मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़िए और बस पढ़ते ही रहिए। इस टाइम पे एक अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए ताकि जो आपने पढ़ा हुआ आप देखो कि क्या उसको आप सही से फ्रेमिंग कर पा रहे हो नहीं। विद दिस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।